अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो जी? आप ठीक हो, खैरियत से हो? बात करेंगे जी आज अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका, जी हाँ, दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट जहाँ पे ना तो कोई मुल्क है, ना ही कोई वहाँ की आबादी है, ना ही कोई सालों साल से वहाँ कोई रहने वाले कबाइल हैं जिनका वहाँ पे कब्जा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसकी मेन रीज़न है अंटार्कटिका का बहुत ज़्यादा सर्द होना। जी हाँ, -89 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो सबसे ज़्यादा कम है, या फिर जो मोस्टली वहाँ पे रहता है ये वाला है टेम्परेचर। इसके अलावा अंटार्कटिका का जो उसको डिक्लेयर किया जाता है सबसे ज़्यादा विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट के तौर पे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ की जो तूफ़ान और हवाएं हैं, जहाँ पे किसी इंसान का मेरे ख्याल में वहाँ पे रहना बहुत ही नामुमकिन है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम बर्फ़बारी होती है। बारिश 51 mm जो है वो रिकॉर्ड की गई है मैक्सिमम, और वो बारिश भी आप ये समझें कि ज़मीन पर गिरने से पहले बर्फ़ में तब्दील हो जाए। मैंने ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर इन सब को मद्देनज़र रखा जाए तो अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इंसानों का इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंटार्कटिका पर किसी मुल्क ने आज तक कब्ज़ा जमाने की कोशिश नहीं की, किसी ने हक़ नहीं जमाया, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। जी हाँ, अगर आप अंटार्कटिका के इस मैप को देखें तो इसके इस एक हिस्से पर फ्रांस काबिज है, जबकि ये दूसरा हिस्सा नॉर्वे यहाँ पे क्लेम करता है कि ये उसका है, जबकि ये तीसरा राइट वाला बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अपना क्लेम करता है। इसके अलावा भी कई मुल्क अंटार्कटिका पर अपना कब्जा जाहिर करते हैं। तो क्या वाकई ही अंटार्कटिका इन सब कंट्रीज में डिवाइड है? तो आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners. हमारी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं 350 BC से, जब द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये रिवील किया कि दुनिया गोल है। उस टाइम में ग्रीक्स ये जानते थे कि अर्थ के नॉर्थ में कुछ आर्टिक्स रीजन्स हैं, और उन रीजन्स को ग्रीक्स ने नाम दिया हुआ था आर्कटोस का, जिसका मतलब बेयर के हैं, और इसको वो रिलेट करते थे द ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन से। जी हाँ, इसी वजह से कि दुनिया गोल है, वो ये जानते थे कि अर्थ के नॉर्थ के अलावा इसके साउथ में भी कुछ ना कुछ आर्टिक्स रीजन्स हैं, और उन आर्टिक्स रीजन्स को ग्रीक्स ने नाम दिया था एंटार्कटोस का, और इस तरह ये नाम पड़ा अंटार्कटिका। इंसानों ने अंटार्कटिका पर सबसे पहला कदम 1890s के अराउंड रखा, लेकिन अंटार्कटिका उससे पहले ही ज़मीन के नक्शे पर नजर आना शुरू हो गया था। एक्सप्लोरर जब एक्सपेडिशन कर रहे थे तो वो ये ज़रूर जानते थे कि दुनिया के साउथ में कुछ ना कुछ ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन दिखने में कैसी है, उस पर क्या है और वो कितनी बड़ी है, ये वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यही रीज़न है कि जब फ्रेंच एक्सप्लोरर 5030 में दुनिया का नक्शा बना रहे थे तो उन्होंने अंटार्कटिका के नक्शे को ड्रा ज़रूर किया है। ये जो डायग्राम है, इसके लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके राइट साइड पे है साउदर्न हेमिस्फीयर। इस साउदर्न हेमिस्फीयर में एक बड़ा इलाका ड्रा किया गया है, और इस लैंड को या इस इलाके को नाम दिया गया था द अननोन साउदर्न लैंड। साल 1773 में इंग्लिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक वो पहले इंसान बन गए जो कि अंटार्कटिका के साउथ सर्कल में गए, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर ही दूर थे कि उन्होंने अपनी शिप को वापस मोड़ लिया, और उसकी रीज़न थी वहाँ की तेज़ और सर्द हवाएं, जिनकी वजह से अंटार्कटिका में दाखिल होना एक नामुमकिन सी बात थी। इसी वजह से जेम्स कुक ने कहा था कि जितना दूर अंटार्कटिका के या करीब मैं गया हूँ, उतना करीब कोई भी इंसान पॉसिबली नहीं जा सकता है। अलेक्जेंडर कुक के बाद कई लोगों ने यह क्लेम किया कि वो अंटार्कटिका पर दाखिल हुए, लेकिन अंटार्कटिका पर सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग एक ऐसे जहाज़ ने की जिसका नाम भी अंटार्कटिका था। इस जहाज़ में से 5-6 आदमी निकलकर एक छोटी बोट में सवार हुए और अंटार्कटिका की ज़मीन पर दाखिल हुए। लेकिन यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि एक नॉर्वेजियन आदमी कहते हैं जो कि उस बोट में सवार थे कि उन्होंने अंटार्कटिका की ज़मीन पर सबसे पहला कदम रखा, जबकि एक और न्यूजीलैंड के आदमी अलेक्जेंडर कहते हैं कि वो ही बोट से सबसे पहले उतरे थे, क्योंकि उन्होंने बोट को स्टेबल करना था, तो इस कारण से वो बोट से नीचे उतरे थे। यानी एक ही जहाज़ और एक ही बोट में आने वाले दो आदमी आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं कि अंटार्कटिका की ज़मीन पर सबसे पहला कदम किसने रखा है।
इनकी इस कंट्रोवर्सी की वजह से एक फनी ड्राइंग भी बनाई गई है जिसमें देखा जा सकता है कि अलेक्जेंडर जो है वो बोट से उतर रहे हैं सबसे पहले और बाकी आदमी उनको हैरानगी से देख रहे हैं कि अलेक्जेंडर क्या कर रहा है। 1900 के शुरू के 10-20 सालों को हीरोइक एरा कहा जाता है क्योंकि इस अरसे में बहुत से साइंसदानों और बहुत से एक्सप्लोरर ने काफ़ी एक्सपेडिशन की अंटार्कटिका के बारे में और बहुत सी डिस्कवरीज हुई। इस वजह से इस एरा को हीरोइक एरा कहा जाता है। पीरियड के बाद अंटार्कटिका का शुरू होता है कॉलोनियल पीरियड, जिसमें अंटार्कटिका पर कई मुल्कों ने अपनी मलकियत जाहिर की। साल 1908 से 1942 के दरमियान में 7 मुख्तलिफ मुल्कों ने अंटार्कटिका पर कब्जा किया और जो कि डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा भी कई मुल्कों ने अंटार्कटिका पर एक्सपेडिशन की और अंटार्कटिका पर किसी न किसी तरह से अपना कब्जा शो करने की कोशिश के दौर में साल 1939 में भी अंटार्कटिका पर अंटार्कटिक जर्मन एक्सपेडिशंस भी हुई, जिसमें ये लोग एरोप्लेन लेकर अंटार्कटिका के ऊपर गए और मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें भी बनाई। इसके अलावा इन लोगों ने एरोप्लेन से मेटल स्वास्थ्यकाज भी ज़मीन पर गिराए, ये क्लेम करने के लिए कि ये इलाका जहाँ पे उन्होंने मेटल स्वास्थ्यकाज गिराए हैं अब नाजी जर्मन के कंट्रोल। तो जहाँ पर बात होती है अंटार्कटिका की कॉलोनियल पीरियड की और मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ पे इस पर कब्जा जमाने की, तो ये जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं इसके ब्लू डॉट्स जो है मुख्तलिफ मुल्कों के रिसर्च स्टेशन जो कि अंटार्कटिका पर बनाए गए हैं वो शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है। ये जो हम आपको दूसरा मैप दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस मैप की लेफ़्ट साइड पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सब कंट्रीज एक दूसरे के टेरिटोरी को जो है वो ख़त्म करते नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते नज़र आ रहे हैं। जबकि राइट साइड में जितने भी मुल्क हैं उनकी जितनी भी वो उन्होंने टेरिटोरीज क्लेम की हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं दोनों मुल्कों। साल 1950 में सोवियत यूनियन ने एक मेमोरेंडम इशू किया दूसरे तमाम मुल्कों को। उसमें ये लिखा गया था अगर कोई मुल्क टेरिटरी क्लेम करता है अंटार्कटिका पर सोवियत यूनियन की शमूलियत और उसके डिसीजन के बगैर, तो सोवियत यूनियन उनके उस डिसीजन और उनकी उस टेरिटरी को नहीं मानेगा। इसी दौर में सोवियत यूनियन और अमेरिका की भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी और ये रीज़न थी कि बहुत से मुल्कों को ये खदशा था कि अंटार्कटिका पर सोवियत यूनियन और अमेरिका भी लड़ाई शुरू ना कर दे। लेकिन लकीली ऐसा कुछ भी नहीं। 1 दिसंबर 1959 को एक ट्रीटी साइन की जाती है अमेरिका और उन मुल्कों के दरमियान में जो कि टेरिटरी क्लेम करते हैं अंटार्कटिका पर। उस ट्रीटी में 3 मेन चीज़ें कही जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अंटार्कटिका की ज़मीन को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा, और दूसरी मेन और अहम चीज़ कि अंटार्कटिका की ज़मीन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और रिसर्चेस के लिए किसी भी मुल्क को अवेलेबल होगी, कोई भी वहाँ पे रिसर्चेस कर सकता है। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि जो भी वहाँ पे रिसर्चेस होंगी, कोई भी जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो ऑब्जर्वेशंस हर उस मुल्क को अवेलेबल होंगी जो उन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करना चाहता है, उन ऑब्जर्वेशंस के नताइज को यूज़ करना चाहता है। 1959 को साइन होने वाली ट्रीटी क्या इन जो टेरिटरीज क्लेम की हैं जिन मुल्कों ने उसको ख़त्म करती है? नहीं, वो ख़त्म नहीं करती है, बल्कि वो वक्ती तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है उन क्लेम्स को जो मुल्क क्लेम करते थे कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है। लेकिन आज के मौजूदा दौर में भी वो टेरिटरी क्लेम्स वहाँ पे मौजूद हैं उन मुल्कों के। लेकिन ये है कि वहाँ पे कम से कम इस ट्रीटी के साइन होने के बाद कम से कम लड़ाई हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हुई है। यही रीज़न है कि वहाँ पे जो है मतलब पीसफुल और अच्छा रिसर्च का काम हुआ है। तो क्या ये ट्रीटी परमानेंट है और ये कब तक रहेगी? ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, बल्कि ये 2048 में एंड होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये ट्रीटी के इस अरसे के ख़त्म होने के बाद ये मुल्क क्लेम्स करना शुरू कर देंगे दोबारा या उसको कंटिन्यू रखेंगे? ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।